नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, रैंक बूस्टर सीरीज के इस एपिसोड में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा मैथ्स के 5 क्वेश्चन जो कि आपके 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें बता देता हूं। सबसे पहली बात यह है कि मैं मैथ्स में आपका सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D, सिर्फ इतना ही पोर्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। जो भी मेरे मैथ्स के वीडियो आएंगे उसमें सिर्फ मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D इतना का ही मैं आपका पोर्शन डिस्कशन करूंगा। बाकी आपने देखा ही होगा, प्रगति मैम आपका मैथ्स का डिस्कशन कर रही है और केमिस्ट्री में मैं आपका पूरा पोर्शन जो है मैं आपका लीड करूंगा। ठीक है, ये बात एक पहली बात। दूसरी बात, जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, मैंने पहले ही कहा था कि मेरे पोर्शन वाला क्या होगा कि आपको पीडीएफ शीट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो आपको लगातार मिल भी रही होगी। ठीक है, और उसका आप लोग फायदा जरूर उठा रहे होंगे। ठीक, और तीसरी बात ये है आपकी कि बीएचयू वर्ल्ड कुछ कोर्सेज को लेकर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है, तो जिसका जो छठा बैच है वो इस समय चल रहा है और जिसमें क्लासेस 7 मार्च से ही चल चुकी हैं। जो अभी भी एडमिशन नहीं ले पाए किसी वजह से, वो अभी भी ले सकते हैं। उनके जो भी लेक्चर छूट जाएंगे वो आने वाले संडे को उनको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक, बाकी आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या किस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पहले मैं बता दूं। देखिए, मैंने पहले ही बता दिया कि मैं 3 ही पोर्शन आपका लीड ही कर पाऊंगा मैथ में। वो है आपका पहला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दूसरा मैं आपका वेक्टर और तीसरा 3D। इतने मैं पोर्शन आपका डिस्कस करूंगा। मैं आपको बता दूं बीएससी मैथ वालों के लिए ये जो 3 पोर्शन है ये आपके लिए तो एज ए संजीवनी बूटी है। आपका बीएचयू में एडमिशन लेना अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए 3 चैप्टर बहुत संजीवनी बूटी है। रीजन क्या होता है कि टाइम बाउंडेशन बहुत तगड़ा है बीएचयू का, सबको पता है। 2.5 घंटे का पेपर 150 क्वेश्चन है। ठीक है, तो करना क्या है कि हमें ऐसे ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस हम सिर्फ मैथ में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई भी क्वेश्चन मैथ में अटेम्प्ट कर ले। अगर हम पूरा मैथ का पेपर अटेम्प्ट करने बैठ गए तो पूरा 2.5 घंटा लग जाएगा और अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे आप। तो हमें बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग मिस्टेक इज मिनिमम हो, मतलब जहां आपको मिस्टेक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो, जहां पर, और आपको ऐसे चैप्टर्स पे कमांड जरूर बना लेना है जहां के क्वेश्चंस बिल्कुल आपसे गलत ना होते हो। और वो है ये चैप्टर्स जिनका वेटेज ज्यादा है, जिनसे क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं, और साथ ही साथ आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D के ऐसे ये चैप्टर्स हैं कि अगर इसमें आप सारे आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं, सब पे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, तो निश्चित तौर पे आपके करे कराए क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं और इधर उधर से आपके क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ऑनलाइन क्लास वाले स्टूडेंट तो हमारे जान ही रहे होंगे। बात करूं अगर मैं 2019 की, तो 2019 में इसमें लगभग 14 से 15 क्वेश्चन जो है सिर्फ इसी से आए थे आपके। तो 50 में 14-15 क्वेश्चन आ जाता है। बाकी 10 क्वेश्चन आप इधर उधर से अगर सॉल्व कर देंगे तो 25 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के लिए बहुत है। मैथ में तो 25 क्वेश्चन जान लीजिए आपने अगर कर दिया तो आप बहुत ही अच्छी रैंक लेके आएंगे, ये श्योर है। ठीक है, और बात करें बीएससी एजी में, तो बीएससी एजी में आपके टोटल 25 ही क्वेश्चन होता है मैथ का। तो इसका जो वेटेज है वो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन का होता है। कभी कभी 2-3 भी आ जाएंगे, लेकिन तब भी 5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आप मान के चल सकते हैं। सबसे मेन चीज यही है कि इसको पढ़ना आसान है, और अगर आपने इसको सब पढ़ लिया तो आप गलती भी नहीं करेंगे, इसकी भी श्योरिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी तो आज इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका सिंपल स्ट्रेट लाइन और सर्किल के कुछ ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन डिस्कस करना है। यह है कि 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, अलग अलग आर्टिकल्स पे बेस्ड है, लेकिन आज से 5 ही क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और उसमें क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन और सर्किल के क्वेश्चंस होंगे और थोड़ा बेसिक लेवल के हैं ये सब। ठीक है, अभी जो मैं कराऊंगा बहुत मॉडरेट लेवल के हैं, बेसिक तो नहीं कहूंगा, थोड़ा सा तो टिपिकल है ही, लेकिन बहुत ज्यादा हायर लेवल के क्वेश्चंस नहीं है ये सब। ठीक है, आगे के वीडियोस में बिल्कुल आपको कराऊंगा, लेकिन अभी जो पहला वीडियो जा रहा है, स्टार्टिंग वीडियो जा रहा है, तो मैं आपको थोड़ा फील दिलाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिर होती क्या है और कितनी शानदार और कितनी अच्छी होती है। ठीक है, तो चलिए, और जितने क्वेश्चंस हमारे ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट वाले, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन देख के ही क्वेश्चन सॉल्व जरूर कर लेते होंगे, क्योंकि ये सब सारी चीजें वो लोग पढ़े हुए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, पहला क्वेश्चन मेरा ये दिया गया है कि कोई एक ट्रायंगल है, उसका आर्थोसेंटर और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। आर्थोसेंटर का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है? -3, 5। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया? 3, 3।
आपसे पूछ रहा है कि सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मैं अल्फा बीटा ले लेता हूं, ठीक है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि यहां पर 3 सेंटर्स की बात की जा रही है, और मैं आपको बता दूं ये जो ट्रायंगल के 3 सेंटर्स होते हैं, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, इससे क्वेश्चन ना आए आपके पेपर में, ये हो नहीं सकता है। बीएससी मैथ वाले खासकर सुने, अगर इससे क्वेश्चन नहीं आया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। निश्चित तौर पे आपको इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए उसने क्या किया है कि 3 पॉइंट्स में से 2 दे के 1 पॉइंट नहीं दिया है। निश्चित तौर पे तीनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। आपने अगर पढ़ा होगा तो एक चीज होती है, कंपनी का नाम सुने हैं, ओएनजीसी, ओएनजीसी कंपनी का नाम सुने हैं, ऑयल नेचुरल गैस कारपोरेशन कंपनी का नाम सुने हैं? नहीं भी सुने लेकिन सुन जरूर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ और एन छोड़ दीजिए, ओजीसी रखिए याद आप, ठीक है, क्योंकि आपके पास ओजीसी 3 ही सेंटर है। होता क्या है कि ये जो सेंट्रोइड होता है, ये ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है। आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसमें इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन होता है। 11th क्लास की बहुत छोटी चीजें होती हैं। वही मैं कह रहा हूं कि सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है, 2:1 में डिवाइड करता है। तो आपको ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है -3,5, आपको सेंट्रोइड पता है 3,3, और आपको सरकम सेंटर निकालना है अल्फा कामा बीटा, मैं उसको मान लेता हूं। सिंपल सा सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। तो कैसे लगेगा? मैं ये मान लिया हूं कि मान नहीं लिया, मतलब ये होता है सेंट्रोइड जो है ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। चलिए तो इस हिसाब से 3 = क्या करते हैं हम लोग, इसको इससे और इसको इससे ऐसे क्रॉस कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। याद करने का बहुत बढ़िया तरीका होता ही है, मैं भी ऐसे ही याद रखता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2α - 3/2 + 1, ठीक है। और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट क्या है आपका, ये भी 3 है, और इसमें भी ऐसे करिए आप, क्या करेंगे 2 को बीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 बीटा + 5/2 + 1। एक चीज याद रखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूला आपको सब याद होना चाहिए, या तरीका याद हो, ट्रिक याद हो आपको, जैसे मैंने ओएनजीसी तरीके से इसको याद रखा है, उसी तरीका आपको सब याद होना चाहिए। नहीं याद होगा तो गलती उस समय कर नहीं पाएंगे, क्वेश्चन डेरिवेशन करने का समय नहीं होता है। ये देखिए 2 1 3 9 आ जाएगा, और मेरे हिसाब से अल्फा की वैल्यू 6 आ जाएगी, और बीटा की वैल्यू अगर हम यहां पर देखें कितना हो जाएगा, 3 × 9, 9 - 1 4, बीटा = 2 आ जाएगा। तो अल्फा = 6, बीटा = 2, मतलब सरकम सेंटर हमारे पास आ चुका है, ठीक है। ये तरीका होता है, और ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ये वाला रिलेशन। ये ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं, बहुत इजी होते हैं, इजी गोइंग होते हैं। अच्छा मैं कुछ बातें और आपको बता दूं, आपका जो जैसे सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड क्या होता है आपका पता है आपको? सेंट्रोइड होता है कि आपके मीडियंस का इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। मीडियंस का इंटरसेक्शन, मीडियंस जानते हैं क्या होती है? कोई भी एक ट्रायंगल है, उसके किसी वर्टिस से आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो सामने वाले साइड को 2 इक्वल भाग में डिवाइड कर दे, ठीक है, उसको मीडियन कहते हैं। मतलब ये यहां पर ये जो पॉइंट आ रहा है ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ऐसे मीडियंस का जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं, ठीक है। मीडियंस के इंटरसेक्शन को सेंट्रोइड कहते हैं। सेंट्रोइड निकालते कैसे हैं पता होगा सबको, जो भी वर्टिसेस दी गई हैं, मान लीजिए α1 β1, ठीक है, यहां पर α2 β2 दिया गया है, α3 β3 दिया गया है। तो सेंट्रोइड बहुत सिंपली निकलता है, कैसे? α1 + α2 + α3 / 3, β1 + β2 + β3 / 3। ये तो मान लीजिए बहुत सिंपल हो गया, सबको आता होगा। लेकिन एक बात पता है आपको, जो आपका सेंट्रोइड आएगा आपके कोऑर्डिनेट्स के मदद से, वही अगर मान लीजिए आपके साइड्स का मिड पॉइंट दिया गया, ट्रायंगल्स की जो साइड्स हैं अगर इनका मिड पॉइंट दिया गया है, तो इनसे जो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, अगर मान लीजिए मिड पॉइंट आपको गिवन है तीनों, ठीक है, इससे एक ट्रायंगल बनेगा, इस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड आएगा वो ये बड़े वाले ट्रायंगल का भी सेंट्रोइड सेम होगा। क्या कहा मैंने कि जो ट्रायंगल का वर्टिसेस से जो आपके सेंट्रोइड निकलेगा, कोऑर्डिनेट जो सेंट्रोइड्स के आएंगे, वो इन साइड्स के जो मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाला जो ट्रायंगल है उसका जो सेंट्रोइड आएगा वो सेम आता है। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक, इस चीज का भी एप्लीकेशन कभी कभी हो जाता है।
तो चलिए आगे भी सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इनके सबके क्वेश्चंस लेता रहूंगा, तो बताता रहूंगा मैं आपको। ठीक है, तो हाँ, यहां पर अगर एक बात और आप सुनना चाहते हैं तो तब मैं एक बात आपको और बता देता हूं। अगर मान लीजिए किसी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स जो हैं कुछ इस टाइप में हो, किसी भी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स अगर इस टाइप में दिए गए, अल्फा बीटा, बीटा अल्फा, अल्फा अल्फा, ठीक है, मतलब जैसे इस तरीके के 2 3 3 2 2 2, अगर ये किसी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो इसका आर्थो सेंटर जो होता है वो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या चीज? आर्थो सेंटर। क्या लिख दोगे आर्थो सेंटर? इसका सीधा लिखो अल्फा कामा अल्फा, ये इसका आर्थो सेंटर होता है। ठीक है, इस टाइप के अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए गए, ये सब डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, वो आपको याद जरूर होना चाहिए सर। मैं बता रहा हूं आपको याद होना बहुत जरूरी है। जैसे एक बात ये होती है, आप लोगों को पता नहीं पता ये नहीं बात, कि अगर मान लीजिए कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि आपका जितने भी सेंटर्स हैं, आर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉयड, सारे एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। ठीक है, कोई अगर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके जितने भी सेंटर्स हैं, चाहे वो सेंट्रॉयड हो, आर्थो सेंटर, सरकम सेंटर हो, सब एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। तो ऐसा होता है कभी कभी कि वो ट्रायंगल के वर्टिसेस दे के देगा और आपसे पूछेगा डिस्टेंस बिटवीन द आर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। आप क्या करोगे? आप आर्थो सेंटर निकालने बैठोगे और सरकम सेंटर निकालने बैठोगे और निकाल भी लोगे और डिस्टेंस भी निकाल लोगे, आंसर सही भी हो जाएगा, नंबर भी मिल जाएगा, लेकिन उस क्वेश्चन के पीछे आप कम से कम 4 मिनट का नुकसान करोगे, कम से कम 4 मिनट। और कितना मिला? +3 मार्क्स मिला, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इतना सा ध्यान लगाओगे कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल था और पॉइंट्स एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं तो डिस्टेंस 0 होगा, और ये चीज करके आप मुश्किल से आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा और +3 नंबर पा जाएंगे। तो 1 मिनट लगा के +3 ज्यादा इफेक्टिव है या 4 मिनट लगा के +3 नंबर इफेक्टिव है? कैसे पहचानेंगे? अगर किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस में कहीं पर भी √3 आपको मिल जाए तो वहां पर चांसेस हो जाएंगे कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उसके लिए आप क्या करेंगे? आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड्स जो होती हैं सब बराबर होती हैं। आप कुछ मत करो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देख लो साइड की लेंथ कितनी है, जैसे सेम मिलेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने में तो मेरे हिसाब से 10-10 सेकंड लगेगा, 10-10 सेकंड तीनों में। लगाइए, खटाक से निकालिए, चेक करिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, खटाक से 0 मार के आगे बढ़ जाइए। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं ये बातें आप मेरी समझे होंगे। एक चीज और होती है, ऐसे बता देता हूं, आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर कभी भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है ये होता है आपका आर्थो सेंटर, और जो हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, जो मिड पॉइंट है ये आपका सरकम सेंटर होता है। ठीक है, और इसी बेसिस पे आपके 2019 में आपके बीएससी मैथ में क्वेश्चन आया था, आप अगर ध्यान देंगे तो। एक चीज जान लीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ही किसी टाइप का दे देता है, पता नहीं चलता है, उसको मैं चेक करना पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको चेक कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। आर्थो सेंटर और सेंट्रॉयड दे, आर्थो सेंटर सरकम सेंटर देके सेंट्रॉयड आपसे पूछ सकता है वो, या आपको आर्थो सेंटर दे दे और सेंट्रॉयड दे दे, आपसे सरकम सेंटर पर कुछ भी कर सकता है। तो 2 बातें जानते रहिएगा, जो ये पॉइंट होता है दिस इज द आर्थो सेंटर, एंड ये जो आपका मिडिल पॉइंट होता है हाइपोटेन्यूस का, दिस इज द सरकम सेंटर। अच्छा, एक चीज के लिए मैं बीच में ही माफी मांग लेता हूं, अगर आपको थोड़ा सा गाने की आवाज आ रही हो, मैं इसीलिए काफी तेज बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं, अगर मान लीजिए आपको थोड़ा बहुत गाने की आवाज आ रही है, क्योंकि जस्ट बगल में शायद कोई फंक्शन है, तो उसकी वजह से हो सकता है आपको कुछ आवाजें आ रही हो, आप ईयरफोन यूज कर लीजिएगा। मेरी आवाज आपको ज्यादा सुनाई पड़ेगी, गाने की बहुत ही कम सुनाई पड़ेगी। ठीक है, माइक की सारी व्यवस्था है, लेकिन तब भी जब बगल में डीजे चलेगा तो सीधी सी बात है कि आवाज तो आनी ही आनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं अगर आपको कोई भी डिस्टर्बेंस हो रही हो तो। ठीक है, तो चलिए, इसको ये हो गया आपका। तो काफी मैंने आपको रिजल्ट्स बता दिए हैं और उम्मीद करता हूं कि आप उन रिजल्ट्स को नोट करेंगे, और भी इसके आगे क्वेश्चंस आपके लिए जाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। अब इसमें अगला क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन से। इसमें कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आता रहता है। इसमें 3 लाइन की इक्वेशन दी गई है, ax + y + 1 = 0, x + by + 1 = 0, x + y + c = 0। कह रहा है कि ये जो तीनों लाइन है ये कंकरेंट लाइन है। कैसी लाइन है? कंकरेंट लाइन है।
तो आपको ये बताना है, आपको वैल्यू निकालनी है किस चीज की, इधर किनारे में लिख देता हूं, ठीक है। 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपको ये निकालना है, ठीक है। 1/1 माइनस ए, इसकी वैल्यू निकालनी, इसको तो हटाइए, पहले तो ये देखिए और बताइए कंकरेंट लाइन का मतलब क्या होता है। कंकरेंट लाइन का ये मतलब होता है कि जैसे आप कहेंगे कि 3 लाइन कंकरेंट है, इसका ये मतलब होगा ये जो तीनों लाइन होंगी किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं। ये 3 लाइन जो है किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट पी है, तो ये तीनों लाइन जाके किसी एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, तभी इनको कंकरेंट लाइन कहा जा रहा है। अच्छा, अगर कंकरेंट लाइन होता है तो कैसे प्रूफ करते हैं, क्या डेरिवेशंस आते हैं, कुछ तो रिजल्ट आता होगा। एक तो बहुत सिंपल सी बात है, किसी 2 लाइन को क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो सीधी सी बात है कि तीसरी लाइन भी उसी पॉइंट से पास कर रही है, तो यही आप यूज कर लीजिए कि 2 लाइन के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उससे तीसरी लाइन पास कर रही है। ये आप एक रिजल्ट लगाना चाहें तो एक रिजल्ट आप ये लगा सकते हैं। एक चीज ये भी है, एक और रिजल्ट आता है, वो क्या आता है, वो ये आता है कि अगर आपकी 3 लाइंस हैं, मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, ऐसे ही आपका a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए ये 3 लाइंस दी गई हैं और ये कहा जा रहा है कि ये कंकरेंट लाइंस है, तो एक रिजल्ट होता है आपका कि a1 b1 c1 a2 b2 c2, मतलब जो कोफिशिएंट्स हैं वही, उन्हीं का जो आप डिटर्मिनेंट बनाएंगे वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। क्या है, किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट किसके बराबर है आपका, 0 के बराबर है, ठीक है। यही रिजल्ट जो है आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से आप सारा आंसर निकालेंगे, ठीक। तो यहीं पर आपका डिटर्मिनेंट का भी थोड़ा सा नॉलेज जो है वो टेस्ट हो जाता है, लेकिन बहुत हल्का। अब चलिए, अगर मान लीजिए हम लोग यहीं पर इस क्वेश्चन में लगाते हैं सेम यही बात, क्योंकि करना अल्टीमेटली हमें भी यही है, तो यहां पर क्या क्या है, a11 1b1 1c, ठीक, ये मैंने लगा दिया। लेकिन देखिए मुझे क्या करना है ना, अब इसमें कॉन्सेप्ट आपने लगा दिया, अब आपका दिमाग चेक होगा, आपकी कैलकुलेशन चेक होगी, और वो है कि आपको अल्टीमेटली यहां पहुंचना है। यहां से यहां कैसे पहुंचेंगे, पहला यही है कि आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए। डिटर्मिनेंट सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, तो थोड़ा सा आसान बन जाता है। तो अभी मैं यहां पर एक काम ये कर रहा हूं, देखिए मैं क्या प्रॉपर्टी यूज करूंगा। तो मैं जो प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं वो ये यूज कर रहा हूं कि C2 में लगा दे रहा हूं C2 माइनस C1 और C3 में लगा दे रहा हूं C3 माइनस C1। ये सब बहुत कॉमन प्रॉपर्टीज है, सब लोग लगाते रहते हो। देखिए, तो पहला कॉलम तो कुछ नहीं किया मैंने, दूसरे कॉलम में तो थोड़ा सा किया हूं, 1 माइनस ए 0 और c माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब चलिए, अब उसी को हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा एक्सपैंड किया जाए उसको, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट रो के लॉन्ग में उसको एक्सपैंड कर दे रहा हूं। चलिए एक्सपैंड करते हैं, तो कितना हो जाएगा, a इंटू b माइनस 1 इंटू सी माइनस 1, और बाकी वो 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 माइनस ए इंटू, आप देखेंगे आप एक्सपेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू सी माइनस 1, मतलब c माइनस 1 आ जाएगा। और फिर इसके बाद क्या है आपका 1 माइनस ए इंटू कितना है आपका, अगर आप यहां पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स b माइनस 1 होगा, तो उससे अच्छा है कि उसको हम 1 माइनस बी ही डायरेक्ट लिख लें। क्या आएगा, अरे यही तो होगा ना, दिस इंटू दिस, तो ये 0 0 माइनस टाइम्स b माइनस 1, तो माइनस टाइम्स b माइनस 1 से अच्छा उसको क्या लिख दूं मैं, 1 माइनस बी लिख दूं, वो मैंने लिख दिया। अब देखिए, आप जानते हैं क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, हमेशा ये देखते रहिए कि आपका क्वेश्चन आपसे मांग क्या रहा है। जैसे आप अपने पापा जो मांगते हैं वो पाते हैं ना, तो आप भी क्वेश्चन को देखिए वो मांग क्या रहा है आपसे, वो मांग रहा है आपसे 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी। तो पहली चीज तो जहां पर b माइनस 1 सी माइनस 1 है उसको वैसे ही लिख लीजिए जैसा क्वेश्चन कह रहा है, जहां पर जैसा साइन की रिक्वायरमेंट होगी चेंज कर लीजिएगा, ठीक। प्लस 1 माइनस ए 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन क्या मांग रहा है, अब आपका क्वेश्चन यहां पर ये मांग रहा है कि 1 अपॉन में उसको चाहिए, वो आप सीधा लिखे हो, ठीक है, आप ऊपर ऊपर लिखे हो, वो नीचे नीचे चाह रहा है, तो नीचे नीचे कर दो। क्या करोगे,
उसके लिए आप ये करो कि 1 माइनस ए 1 माइनस बी सिंगल सिंगल टर्म चाह रहा है, आप क्या करो 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, इससे आप डिवाइड कर दो, उठा के सब डिवाइड कर दो इससे, ठीक है। आप डिवाइड जैसे ही करोगे यहां पर क्या होगा 1 माइनस बी 1 माइनस सी कट जाएगा, तो ए अपॉन 1 माइनस ए आ जाएगा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी इक्वल टू 0। देखिए कुछ आप क्लोज पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं, 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी में पहुंच गया हूं, बस ए अपॉन 1 माइनस ए आ रहा है जबकि मुझे ये चाहिए। तो चलिए कुछ अब इसमें हम लोग तोड़फोड़ करते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए, कुछ दिमाग लगाइए, तब तक मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं इधर, इन्हें सॉल्व ही कहां करूंगा, दिमाग लगाइए, लगा लिए नहीं लगा लिए, अरे लगाना नहीं होता है, ऑप्शन देखेंगे ना तो खुद ही समझ में आने लगेगा, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब इसको कुछ ना कुछ तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे, देखिए आप कुछ मत तोड़िए, आप एक काम करिए, पहले जो मांग रहा है उसको लिख लीजिए, 1 अपॉन 1 माइनस ए लिख दिया आपने, ठीक है, लेकिन ये तो था नहीं मेरे पास, ये तो नहीं था मेरे पास ये था, तो अगर मैं यहां से -1 कर दूं तो क्या आ रहा है, देखिए मेरे हिसाब से तो आ रहा है, ठीक है, तो ये कर दीजिए, हो गया आपका क्वेश्चन। अरे मैंने कुछ नहीं किया, इसको बस इसमें तोड़ दिया और कुछ नहीं किया भाई, इतना डर क्यों रहे हो। तो 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी इज इक्वल टू 1, ठीक, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात, वैल्यू 1 आएगी। और ये क्वेश्चन आपको पेपर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी दिखा हुआ मिल जाएगा, ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं जहां इस टाइप का क्वेश्चन या ये क्वेश्चन ना आया हो, यही क्वेश्चन ऑलमोस्ट कई जगह पर आया हुआ है, ठीक है, बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है इसलिए मैंने करा दिया, कम से कम ऐसा ना हो पता चले रिपीट ही कर दे क्वेश्चन तब भी ना आप कर पाए। आप पॉज करके नोट कर लिया करिए, लेकिन कैलकुलेशन मत छापा करिए, कैलकुलेशन अपनी करिए, इसलिए मेरी आदत में तो कैलकुलेशन कराता भी नहीं हूं, कभी क्या मैक्सिमम नहीं कराता। अब चलिए अब आगे आता हूं मैं, अगला क्वेश्चन जो है आपका वो सर्किल से उठा लेता हूं, और सर्किल के ही आगे 3 क्वेश्चन आपके सर्किल के ही है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। और जानते हैं क्या होता है, जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्ट्रेट लाइन और सर्किल, 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बैकबोन है, वो आ गया तो बाकी सब आ जाएगा। इलिप्स हाइपरबोला तो एक दूसरे के भाई होते हैं, कई बार मैंने बताया ये चीज, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है इसमें, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक लाइन है Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, ये लाइन टेंजेंट कब होगी टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बताइए ये लाइन इस सर्किल के टेंजेंट कब होगी। टेंजेंट का कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं नहीं जानते, पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको निकालना है कंडीशन ऑफ टेंजेंट यहां पर, ठीक है। हमारे ऑनलाइन क्लास वाले जितने बच्चे हैं, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं इसका आंसर वो बिना सॉल्व किए हुए टिक किए होंगे, नहीं तो पढ़ाने का कोई मेरा फायदा नहीं होगा। मैं बता दूं मैं ऑनलाइन क्लास में भी अपने मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेक्टर 3D ही डील करता हूं, बाकी मैं मैथ का और कोई पोर्शन नहीं डील करता हूं, ठीक है। तो ये बातें आ गई आपकी, कंडीशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। यहां पे पहले आप ये समझिए, कोई एक सर्किल है, टेंजेंट का मतलब क्या होता है। टेंजेंट का मतलब होता है, टेंजेंट ऐसा कोई बहुत लगता नहीं कि बहुत बड़ी चीज है, कुछ नहीं यार। टेंजेंट सिंपल एक लाइन है, लाइन तो बहुत सिंपल छोटी चीज होती है ना, बस वही एक लाइन है, लेकिन ऐसी लाइन है जो कि सर्किल को जस्ट टच करती है। थोड़ा सा डायग्राम समझ लीजिएगा, ठीक है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्किल को जस्ट टच करती है, जस्ट टच करती है, ठीक है। अच्छा, जस्ट टच करती है तो कुछ ना कुछ उससे प्रॉपर्टीज आ जाती होंगी, फिर हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन भी निकालते हैं, बताते हैं उसमें कि अगर मान लीजिए कि आपका टेंजेंट जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है तो x(x1) प्लस y(y1) मतलब x स्क्वायर को x(x1) से रिप्लेस कर देते हैं, y स्क्वायर को y(y1) से रिप्लेस कर देते हैं, वो सब बातें हटा दीजिए। अभी यहाँ पर कंडीशन ऑफ टेंजेंट देखना है तो बहुत छोटी चीज है वो। फिर कभी आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताऊंगा तो उसमें पूरा इक्वेशन तीन फॉर्म में इक्वेशंस आती हैं, ठीक है। आपका स्लोप फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, वो सारा मैं डिस्कस कर दूंगा आपसे, ठीक है। उसमें आप टेंशन मत लीजिएगा कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अभी आप कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सिर्फ देख रहे हैं, उसमें क्या होता है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये होती है कोई एक लाइन
किसी सर्किल के टेंजेंट तब बन पाएगी जब उसको जस्ट टच करके जाएगी। जस्ट टच करके जाएगी तो क्या आप बताइए, ये दूरी आपकी क्या होगी, रेडियस होगी कि नहीं होगी? आप कहोगे बिल्कुल होगी सर। मान लीजिए सर यही सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर 0,0 है और रेडियस जो है इसका a है, इसका रेडियस a है। इसका मतलब क्या है, जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है सबसे बेस्ट होती है एक लाइन, इसको हमेशा यूज किया करिए, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में भी, छोटे क्वेश्चन में भी। वो क्या है, ये आपका सेंटर है। होता क्या है कि जो आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, from the center of the circle to the line is equal to radius। होगा भी, आप देख रहे हैं फिगर आपको दिख ही रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आपका सेंटर ऑफ सर्किल है ना, इस पॉइंट से ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, वो क्या है आपका, एक रेडियस ही तो है। और क्या होगा भाई साहब, कुछ और हो सकता है? नहीं, ये रेडियस होगा, ये आप श्योर है। और लाइन जस्ट टच करती है, प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो यही हमें हमेशा प्रॉपर्टी अपने जीवन में यूज करना कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए। चाहे जैसा कठिन क्वेश्चन आ जाए यूज कर लेंगे, गलत कभी नहीं होगा। इस लाइन की इक्वेशन आपको दी गई है Lx प्लस My प्लस n इज इक्वल टू 0। और यहां पर एक प्रॉपर्टी, अब आपको यहां पर एक चीज आना चाहिए कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, मैं बता दे रहा हूं। और यही सेम तरीका आप देखिए क्या होता है, आप वेक्टर और आप 3D पढ़ते होंगे। मैं एक चीज बता देता हूं, जैसे आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितना लाइन वाला चीजें पढ़ते हैं ना, सारी चीजें सेम है, सेम एज इट इज 3D में है। 2D में लाइन और 3D में प्लेन एज इट इज सेम। वहां पर भी हम लोग किसी पॉइंट से किसी एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं प्लेन से। वही सेम चीज यहां पर भी है, किसी पॉइंट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हम लोग निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करिए। तो मेरे हिसाब से 0 प्लस n आ जाएगा। नीचे आपको क्या करना, अंडर रूट ऑफ x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, जिसके बराबर बताया गया, रेडियस के बराबर बताया गया, रेडियस बराबर कर दीजिए। ये हो गया आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। समझ गए? जिस पॉइंट से करा उस पॉइंट को सेटिस्फाई करिए। ठीक, नीचे क्या करना है आपको, अंडर रूट ऑफ l मतलब x और y का कोफिशिएंट जो है, इस तरीके से आप l² प्लस m² कर सकते हैं। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा, जैसा बताया गया रेडियस में। अब यहां से तो बच्चों वाली बात है, सॉल्विंग कर लीजिए। क्या आ जाएगा, n अपॉन अंडर रूट ऑफ l² प्लस m² इज इक्वल टू a। और मेरे हिसाब से आप क्या करेंगे, n² इज इक्वल टू a² इंटू l² प्लस m² आ जाएगा। और मेरे हिसाब से ये शायद आपके ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, चलिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सीख गए। तो वही कह रहा हूं सब बहुत बेसिक लेवल, बहुत बेसिक नहीं मतलब मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं। मेन चीज है कि सब आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज जानते हैं, बता दूं कि ना बताऊं आपको, क्योंकि आपके पिछले साल ही आया था आपके बीएससी एजी में क्वेश्चन, बता ही देता हूं, क्यों नहीं बताऊंगा। देखिए एक आया था आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट का क्वेश्चन। लेंथ ऑफ टेंजेंट इतनी छोटी चीज होती है लेकिन बच्चे डर जाते हैं, कुछ नहीं होता है। अगर वो ये कहे कोई एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, 3,2 पॉइंट से कोई एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, तो बताइए लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी आएगी। बहुत सिंपल चीज है, कुछ मत करिए, इसी पॉइंट को सर्किल की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दीजिए। मान लीजिए सर्किल की इक्वेशन दी गई होती x², मैं रैंडम इक्वेशन लिख रहा हूं, इसमें अपना दिमाग मत लगाइएगा कि सर गलत लिख दिए, ये कर दी वो कर दी, कुछ भी नहीं। रैंडम इक्वेशन मैंने लिखा है, गलत भी हो सकती है, पचले अभी कोई कंडीशन वायलेट कर जाए, वो सब छोड़ दीजिए। अगर कहता है कि इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है इस सर्किल पर, तो बताइए लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आएगा। कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कर लेंगे, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर लेंगे, x की जगह पर 3, y की जगह 2 रख लेंगे। कुछ मत करिएगा, रख दीजिएगा और उसका अंडर रूट कर दीजिएगा, वही आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। क्या करना था बताइए। लेकिन अगर आर्टिकल नहीं पढ़ा हुआ है तो निश्चित तौर पे आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था ये आपके बीएससी एजी में 100% है कि इसकी प्रोबेबिलिटी आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक, बीएससी मैथ में मुश्किल है क्योंकि क्वेश्चन इजी था आपका। ठीक है,
और इसलिए बीएससी एजी में इस टाइप के क्वेश्चंस आते भी हैं। तो बीएससी एजी वाले तो भाई साहब जो करा रहा हूं इसको तो एकदम चट डालिए। अगला क्वेश्चन जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उसमें पूछता है आपको क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है फ्रॉम द पॉइंट A3,2 टू द सर्किल। एक पॉइंट 3,2 और आपको क्या करना है, इस पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे उनकी इक्वेशन निकालना है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये सर्किल की इक्वेशन है, ठीक है, ये आपकी सर्किल की इक्वेशन है और पॉइंट है आपका 3,2। यहां से जो है टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है इस सर्किल पर, ठीक है। तो एक आर्टिकल पढ़ाया जाता है कि जिसमें बताया जाता है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू अ सर्किल, ठीक है। तो वहीं पर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपकी सॉल्विंग स्ट्रेटेजी क्या होगी। बहुत आसान है इसमें भी करना। देखिए क्या करना है आपको। अभी मैंने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लिखा था ना, मैं कहा था बहुत रामबाण है वो, कठिन से कठिन आसान से आसान क्वेश्चन वही लगाते हैं हम लोग, और यहां पर भी वही करेंगे। देखिए क्या करता हूं मैं। मुझे ये पता है कि जो मेरा, जैसे मान लीजिए कोई हमारा एक सर्किल है, किसी एक पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रा कर रहा हूं, देखिए गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया भाई, ये ऐसे पास कर रहा है, ठीक है। थोड़ा फिगर में आप कंप्रोमाइज कर लीजिए ना। तो इस तरीके से पास कर रहा है, यहां पर एक 3,2 है, यहां से एक लाइन पास कर रही है, ठीक। अच्छा जरूरी है कि एक ही लाइन पास करे, हो सकता है दूसरी लाइन भी पास कर दे, हो सकता है। इसीलिए क्वेश्चन में टेंजेंट्स लिखा है और आपके ऑप्शन में दो इक्वेशन दी गई, इसीलिए दिया गया है, ठीक है। तो दो हो सकती है, कैसे होगा वो देखेंगे अभी हम लोग। सबसे पहले काम क्या करते हैं हम लोग, इस पॉइंट से पास कर रही है लाइन, तो मैं मान लेता हूं कि स्लोप m है। मान लेते हैं कि जो लाइन पास हो रही है टेंजेंट वाली उसका स्लोप m है, ठीक है। अब मुझे स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है, तब क्या कर सकते हैं, तब लाइन की क्वेश्चन लिख सकते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू mx माइनस 3m। तो क्या हो जाएगा, mx माइनस y माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब यही लाइन की इक्वेशन आ गई। और यही जो है ये टेंजेंट है किसके, इस सर्किल का। अगर ये लाइन जो है इस सर्किल की टेंजेंट है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो होती है कि सर्किल के सेंटर से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगी इस लाइन पर, वो बराबर होगी रेडियस के, ठीक। तो यही हम लोग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देते हैं। कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। इस सर्किल का आप ऐसा करिए ना, एक काम करेंगे आप लोग, मेरी बात मानेंगे। इस सर्किल का आप पहले सेंटर निकाल दीजिए। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल दी गई है, बहुत से लोग तो इससे सेंटर और रेडियस नहीं निकाल पाएंगे। मैं बता रहा हूं, जो ये सर्किल होता है बहुत छोटी चीज है, लेकिन मैं कसम से बता रहा हूं, अभी आप लोग निकाल लीजिए और भी मैं निकालूंगा, मिला लीजिएगा ईमानदारी से। 50% बच्चे गलत कर देंगे, सेंटर नहीं निकाल सकते यहां से, पक्का मैं बता रहा हूं, आप देखिएगा। ठीक है, ये है आपकी सर्किल की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c। ये है आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक। इस सर्किल का सेंटर क्या होता है पता है आपको, माइनस जी कामा माइनस एफ होता है, और अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये सबको पता होगा कि ये रेडियस होता है, ये सबको पता होगा, ये मैं जान रहा हूं। अब ये माइनस जी और माइनस एफ आपको निकालना है, तो यहां पर है, यहां पर जी, यहां पर एफ है। कैसे निकालेंगे, कुछ मत करिए, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ये, यही काम आपको यहां पर भी करना है, कोफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपके सेंटर हो जाएंगे। इस तरीके से याद रखिएगा, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वही तो आएगा, माइनस जी तो आएगा। देखिए अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस जी तो आएगा। और सेम चीज आप इसके लिए भी देख सकते हैं, ठीक। तो वही चीज वहां पर अप्लाई करिए, देखिए आता है कि नहीं। तो यहां पर सेंटर क्या आ जाएगा आपका, अगर ये सेम चीज अप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आपका, देखिए -2 कामा -3 आएगा, ठीक। सेंटर आ जाएगा आपका। सेंटर अगर आ गया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कर दीजिए, वो आ जाएगा आपका 4 + 9, मतलब रेडियस आ जाएगी 4 + 9 13, 13 - 8, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी।
तो 4 9 13, 13 माइनस 8 5, मतलब √5। ये रेडियस हो गई। तो ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गई। तो क्या दिक्कत है? अब सेंटर रेडियस पता है, ठीक है। तो जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में चिल्ला रहा हूं उसको लगा दीजिए। क्या करते हैं हम लोग? सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर देखते हैं। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए क्या करना होता है? उस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करिए। क्या हो जाएगा आपका? -2m और +3 -3m +2 अपॉन √1 + m²। x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू रेडियस के बराबर होगा। रेडियस कितना है? √5। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? देखिए ये मॉड का साइन मैंने लगाया है क्योंकि ऊपर क्वांटिटी में कैसे पॉजिटिव लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऊपर आ जाएगा आपका -5m + 5 मॉड लगा है अपॉन क्या, इसको मैं उधर लेके जाता हूं तो आपका क्या हो जाएगा? √5 × √1 + m²। तो साफ दिख रहा है कि यहां पर हम लोग को स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करने से पहले हम लोग ये करते हैं, 5 यहां से कॉमन कर लेते हैं। क्या -5 कॉमन करेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा आपका। आप 5 कॉमन कर लीजिए यहां पे, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका? -m + 1 आ जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू √5 है ही 1 + m²। और दोनों साइड क्या करिए? स्क्वायरिंग कर दीजिए। अब तो क्या हो जाएगा? 1 - m का होल स्क्वायर, और यहां पर 25 आएगा, यहां पे 5 आएगा, तो यहां पर अल्टीमेटली 5 बचेगा, इज इक्वल टू 1 + m²। अब देखिए यहां पर क्या आ जाएगा? 1 + m² माइनस कितना आ जाएगा आपका? 2m × 5 इज इक्वल टू 1 + m²। तो एक काम करिएगा, आगे का काम मैं आपको दे देता हूं। ये इक्वेशन आपको दिख रही है, इससे सिंपल क्या होगा? अरे इधर 5m² होगा, इधर लेके चले आइएगा 4m² हो जाएगा, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको श्रीधराचार्य मेथड पता होगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहां पर क्या होगा ना कि m की 2 वैल्यूज आएंगी। m की क्या होंगी? 2 वैल्यूज मिलेंगी आपको, 2 वैल्यूज, ठीक है, 2 वैल्यूज मिलेंगी। और जो m की, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 तो मिलेगी वैल्यूज, तो जो आपको 2 वैल्यूज मिलेंगी उसको आप कहां पुट कर दोगे? यहां पर। यही तो लाइन की इक्वेशन थी, और इसी की इक्वेशन मुझसे मांग रहा है क्योंकि टेंजेंट की तो इक्वेशन मांग रहा है। तो m की जो 2 वैल्यू आएगी लाके यहां पर पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो 2 इक्वेशन आप पा जाएंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 1 जो आपका टिक किया है मैंने, ठीक है। क्योंकि एक बार क्वेश्चन तो मैं भी सॉल्व करके ही आता हूं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है लास्ट वाला, और वो क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, उस टाइप का क्वेश्चन मतलब आता है, आया हुआ है। देख लीजिएगा, नहीं विश्वास होगी मेरी बातें, लेकिन प्रीवियस ईयर चेक करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। आसान भी बहुत होता है, कैलकुलेशन जीरो कैलकुलेशन। कहता है कि बताइए नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने होंगे दैट कैन बी ड्रॉन टू द सर्किल। कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे, ठीक है। 2 सर्किल दिया गया है, x² + y² -4x - 6y -3 = 0। दूसरे सर्किल की इक्वेशन दी गई है +2x + 2y + 1 = 0, ठीक है। ये 2 सर्किल की इक्वेशन दी गई है और आपसे पूछ रहा है कि आपको नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स निकालने हैं जो इन सर्किल को आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन टेंजेंट जानते क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए 2 सर्किल है, ठीक है। आप एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो जो दोनों सर्किल से पास करे, ऐसा ड्रॉ कर सकते हो ना। तो इसको जो होता है इसको हम लोग कहते हैं कॉमन। अरे कॉमन टेंजेंट मतलब यार कॉमन हो, 2 लोगों के बीच में जो कॉमन होता है उसको कॉमन कहते हैं, और वही टेंजेंट के लिए कह रहा है, हो गया आपका, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन टेंजेंट, ठीक। अब क्या होता है ना कि जो आपका कॉमन टेंजेंट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट और एक होता है आपका ट्रांसवर्स, ठीक। ये जो आपने बनाया है दिस इज द डायरेक्ट, दिस इज द डायरेक्ट,
ये आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ट्रांसवर्स क्या होता है? ट्रांसवर्स इस केस में पॉसिबल ही नहीं है। ट्रांसवर्स क्या होता है? ट्रांसवर्स ये है आपका, ठीक है। देखिए ये आपका ट्रांसवर्स है, और डायरेक्ट क्या होता है? जो दोनों को इस तरीके से आपको पास करे। तो डायरेक्ट जो होता है वो एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, लेकिन जिस पॉइंट पे मीट करेगा ना, वो देखेंगे आप तो C1 C2 की जो डिस्टेंस होगी उससे बहुत दूर लाई कर रहा है वो। लेकिन जो आपका ट्रांसवर्स होता है वो C1 C2 के बीच में कहीं लाई करेगा, ठीक है। ये बात होती है। तो दिस इज द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये दो होते हैं, और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये भी दो होते हैं। मैक्सिमम दो सर्किल के हम लोग 4 कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं आपको हर कंडीशन बता देता हूं कि किसमें कितने नंबर ऑफ केसेस पॉसिबल हैं और किसमें कितने आपके नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट होंगे। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट का टॉपिक पूरा आपका खत्म हो जाएगा। देखिए पहला पॉसिबल केस क्या है, अभी जो मैं बनाया था, एक ऐसा हो सकता है सर्किल, और एक मतलब सर्किल दोनों एक दूसरे टच ही ना करें। अगर टच नहीं करेंगे तो आपके 4 कॉमन टेंजेंट बन सकते हैं। एक ये होगा, देखिए थोड़ा सा फिगर में देख लीजिएगा, थोड़ा सा लोचा होगा ही फिगर में, ठीक है, इस तरीके से। तो 4 कॉमन टेंजेंट यहां पे बन सकते हैं। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि जो दो सर्किल है वो इस तरीके से हैं या किसी और तरीके से हैं। इस केस में आप देखिए, अगर यहां पर C1 है, यहां पर C2 है, इसका R1 है, इसका R2 है। आप अगर ध्यान देंगे यहां पर, तो आपका जो C1 C2 की जो डिस्टेंस होगी, C1 C2 की जो डिस्टेंस होगी वो R1 प्लस R2 से बड़ी होगी, पक्का। देखिए आप खुद देखिए, है कि नहीं है बताइए। C1 प्लस C2 सॉरी C1 C2 जो है आपकी C1 C2 ये जो डिस्टेंस है ये R1 प्लस R2 से ज्यादा हुई होगी, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस भी काउंट हो रही है ना C1 C2 में, ये वाली डिस्टेंस, और वो R1 R2 में है नहीं, तो सीधी सी बात है ज्यादा ही होगा। तो अगर आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालिए, तो पहला काम दोनों सर्किल के सेंटर, दोनों सर्किल का रेडियस निकाल लीजिए, C1 C2 निकाल लीजिए, R1 प्लस R2 निकाल लीजिए। बाकी आगे का केस मैं बताता हूं। अगर ये आपको कंडीशन मिल जाएगी तब नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हो जाएंगे 4, ठीक। अच्छा, कई लोग तो ऐसा होगा कि समझ ही नहीं पा रहे होंगे क्या निकाल रहे हैं। भाई साहब नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट निकाल रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, बढ़ जाइए, रुकिए मत। अरे यार मैंने क्या किया, इसकी इक्वेशन को मुझे नहीं मिटाना था। चलिए अब मैं फिर से लिखूंगा, पहले नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट का आर्टिकल कंप्लीट कर दूं। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, अभी तो हमारे दोनों सर्किल क्या थे, दूर दूर थे। मान लीजिए दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हो, टच करेंगे तो दो तो डायरेक्ट वाले बन जाएंगे, ठीक है, दो डायरेक्ट बन जाएगा। लेकिन अब ट्रांसफर से एक ही बनेगा, कहां जाएगा, वो दूसरा बन ही नहीं सकता। तो जो ट्रांसफर से वो आपका एक ही बनेगा, तो टोटल कॉमन टेंजेंट इसमें 3 आएंगे। और इसकी कंडीशन क्या होती है आप खुद ही देखिए। ये कहा जाता है कि अगर दो सर्किल एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं ना, ये C1 है, ये C2 है, ये R1 है, R2 है, सॉरी ये R1 ये R2, तो आपको भी दिख रहा होगा कि C1 C2 जो है वो R1 प्लस R2 के बराबर है कि नहीं है बताइए। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा केस भी यही लिख दूं, नहीं रुकिए मिटा ही देता हूं, नोट कर लीजिए इसको, तुरंत नोट करिए। देखिए नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट घटते हुए जा रहा है और सर्किल आपस में नजदीक आते जा रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि सर्किल को इंटरसेक्टिंग कर दे रहा हूं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब क्या होगा, आप सिर्फ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांसवर्स नहीं ड्रॉ होगा, ठीक है, क्योंकि अब ट्रांसफर आप कहां ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ही नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो मतलब टोटल कॉमन टेंजेंट कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अच्छा यहां पर कंडीशन क्या होगी, थोड़ा सा खुद से एनालाइज करिए। मैं पहले कहूंगा C1 C2 R1 R2, सोचिए ये इतना R1 है और ये इतना R2 है। अब आपका दिमाग चल रहा होगा, अब चल रहा होगा दिमाग कि सर C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 है। R1 प्लस R2 से क्या हो गया, कम हो गया। पहले में क्या था, ज्यादा था, दूसरे में बराबर हुआ, तीसरे में कम हो गया है। अब चौथे में क्या होगा ये हम देखेंगे। चौथे में क्या है कि सर्किल अब पूरा अंदर आ जाएगा। अगर आप ध्यान देंगे ना तो चारों में आपको एक सिमेट्री मिल जाएगी। अभी मैं वही बता देता हूं। अब क्या हो कि मान लीजिए आपका सर्किल जो अंदर घुस गया, इंटरनली अगर टच कर रहा है तो सीधी सी बात है कि यही एक टेंजेंट आपका ड्रॉ हो पाएगा। यहां पर एक टेंजेंट सिर्फ ड्रॉ हो पाएगा आपका, कॉमन टेंजेंट, एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा आपका यहां पे।
अच्छा, यहां पर क्या कंडीशन आपको महसूस हो रही होगी बताइए? एक C1 होगा, एक C2 होगा, ठीक है, और ऐसे ही आपका एक R1 होगा, एक R2 होगा, ठीक है। तो यहां पे जो कंडीशन होती है वो ये होती है C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, ठीक है। क्या होता है? C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। अगर ऐसा हो जाए कि ये सर्किल पूरा अंदर ही आ जाए, टच भी ना करे, ऐसा भी पॉसिबल है, सर्किल अंदर ही घुस जाए, ठीक है। तो मान लीजिए इसका सेंटर कहीं यहां था, इसका सेंटर कहीं यहां था, R1 R2 है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर आपका अभी क्या हुआ था, C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 हुआ था ना, ठीक है। तो C1 C2 अगर आपका R1 माइनस R2 से कम हो जाएगा तब ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। और इस केस में जीरो कॉमन टेंजेंट। तो आप अगर ध्यान दिए होंगे तो मैं 4 से स्टार्ट किया था, 3 बताया, 2 बताया, 1 बताया, 0 बताया। इसमें सर्किल दूर दूर थे, 3 में चिपक गए, बाहरी चिपक गए, 2 में अंदर थोड़ा सा घुसे, 1 में क्या हो गया, पूरा अंदर गए, अंदर से एक दूसरे को टच कर रहे थे। और सबसे लास्ट वाले केस में क्या हुआ, पूरा ही अंदर आ गया। तो उस केस में क्या हुआ, फिर आपका नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। चलिए, तो यही चीज थी आपकी इस क्वेश्चन में। तो मैं पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूं। ये क्वेश्चन पहले इसमें सर्किल की इक्वेशन लिख लेते हैं। -4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों सेंटर, दोनों की रेडियस निकाल के रख लीजिए। तो पहले का देखिए सेंटर क्या आएगा, 2, 3 आएगा। दूसरे का सेंटर क्या आएगा, वही करना है, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा, C1 C2 आपने निकाल लिया। तो आपको क्या करना है, C1 C2 निकाल लेना। डिस्टेंस फॉर्मूला से बहुत सिंपल तरीके से, 2 माइनस से क्या क्या हो जाएगा, 9 प्लस 3 4 16, मतलब कितना आ जाएगा, 5, ठीक। डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपली। और यहां पर अगर आप रेडियस लगाइए, मतलब दोनों की रेडियस निकालिए, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, इसके केस में क्या हो जाएगा, रेडियस 4 प्लस 9 जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी में कितना हो जाएगा, +3। तो 9 4 13 3 16, 4 आ जाएगा रेडियस पहला R1। R2 कितना आ जाएगा आपका, 1 प्लस 1 जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, 1 आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को दिखने में लग रहा होगा C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आ रहा है यहां पर। और इस कंडीशन में मैंने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना बताया था आपको, याद करिए। ये आता कब है, जब एक्सटर्नली टच करता है सर्किल। दोनों सर्किल एक दूसरे को जब एक्सटर्नली टच करते हैं तो उस केस में C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा, ठीक है, साफ साफ विजिबल होगा। तो एक कॉमन टेंजेंट ये, एक कॉमन टेंजेंट ये, एक ये, टोटल 3 कॉमन टेंजेंट यहां पे ड्रॉ होंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि टोटल 5 केसेस ही पॉसिबल हैं। और करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपली C1 C2 R1 R2 निकाल दीजिए, रिलेशन चेक कर लीजिए, आंसर को टिक करके आगे बढ़ जाइए, ठीक। तो आज इस वीडियो में मैंने आपसे 5 क्वेश्चन डिस्कस किया। 5 में से आपका पहला जो था वो आपका जो हमेशा से आता है वो मैंने डिस्कस कर लिया, सेंटर ऑफ ट्रायंगल वाला। बाकी 2 क्वेश्चंस मैंने, एक क्वेश्चन फिर मैंने स्ट्रेट लाइन से लिया और 3 क्वेश्चन मैंने सर्किल से लिया, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस हो भी पाएंगे, तो आगे जो आपके वीडियोस आएंगे उसमें और भी आपके टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। बाकी पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सबके क्वेश्चंस आपके कवर किए जाएंगे। और जैसा मैंने कहा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D, 3 पोर्शन में डिस्कस करूंगा, तो करूंगा आपसे जरूर, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आए जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे हमसे जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।